तो हम बात कर रहे थे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बारे में, ठीक है ना? तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा था कि कैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं इस थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल को इन ए टू डायमेंशनल प्लेन, ठीक है ना? अब देखो बोला जा रहा है द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और फिशर प्रोजेक्शन आर यूजफुल इन केसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मेनी कैरल सेंटर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस चेन। ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए ये ज़्यादा अच्छा रहता है जिस मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा कैरल सेंटर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना? ज़्यादा कैरल सेंटर और जो सारे कैरल सेंटर हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना? You will realize the importance of these projections formula in a later course when you will write the structure of the carbohydrate। अगर आपने क्लास 12th का बायोमोलिक्यूल पढ़ रखा है, ठीक है ना? क्लास 12th में अगर आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ रखा है तो उधर भी आपने लिखा होगा ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना? उधर भी बताया जाता है केमिस्ट्री में। हाँ, इतनी बातें तो हमें भी पता है कि हाँ भाई ये कितना मैटर करता है फिशर प्रोजेक्शन जब हमारे पास एक से ज़्यादा कायरल सेंटर होते हैं, मल्टीपल कायरल सेंटर होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो उस मॉलिक्यूल को थ्री डायमेंशनल में इमेजिन करने के लिए, उसको थ्री डायमेंशनल दिखाने के लिए हम कैसे उसको 2D प्लेन में दर्शा सकते हैं बाय यूजिंग फिशर प्रोजेक्शन, इतना हमें पता है, ठीक है? Let us now learn the revise of what have done above. That is, write the three-dimensional structure of a molecule from its Fisher projection. ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन को देख के आपको थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर लिखना आ जाना चाहिए, ठीक है? For this, we have to revise the process we have just described. ठीक है? Always remember that in a Fisher projection formula, the vertical lines represent the bond that points away from the observer. ठीक है? And the horizontal lines जो होती है represent the bonds that pointed towards you. अभी अभी हमने बात किया था यहाँ पे जो ये जो बॉन्ड है, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो OH है जो आपकी तरफ फेस कर रहे हैं, तो इसको हमने क्या रखा था? इसको हमने बोला था कि भाई तुम हॉरिजॉन्टल लाइन में रहो, ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लेस किया था ना अभी लास्ट लेक्चर, अगर आपको सही से समझ में आया तो, ठीक है ना? तो वही बोला जाता है हमें हमेशा याद रखना है कि जो वर्टिकल लाइंस होती है वो क्या करती है? वर्टिकल लाइंस में जो भी ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो हमसे अवे जा रहे होते हैं, वो पॉइंट करते हैं अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है? एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है लाइक ब्रोमीन और क्लोरीन, ये ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है ना? पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। लेट अस स्टार्ट विद ए मॉलिक्यूल हैविंग द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला गिवन बिलो। ये देख सकते हो, तो आप इसको देख के समझ जाओगे कि जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, वो आपकी तरफ फेस कर रहा है और जो CH3 और हाइड्रोजन है वो बिल्कुल आपसे दूर जा रहे हैं उस तरफ, पीछे की तरफ, ठीक है ना? ऐसे तो अभी मैं क्या ही बताऊँ आपको इस चीज़ को थ्री डायमेंशनल में। अगर आप हाँ, आमने-सामने होते तो मैं थोड़ा बहुत पेन-वेन का यूज़ करके मैं 4 पेन यूज़ करके आपको दिखाने की कोशिश करता। वैसे आप समझ पा रहे हो यार, इतने बच्चों वाली बातें हैं ये, है ना? 2 पेन को पकड़ो और उसको वी बनाओ, वी बना लिया, अब उसको अपनी तरफ रखो, मतलब वी का जो ओपनिंग फेस है वो आपकी तरफ रहना चाहिए। तो ये दोनों हो गए आपके ब्रोमीन और क्लोरीन। उसी वी को अब क्या करो पीछे की तरफ कर दो, लेकिन थोड़ा घुमा देना ऐसे, ठीक है ना? समझ रहे हो मैं कैसे घुमाने को बोल रहा हूँ? पहला पेन ऊपर की तरफ हो, जो उसके नीचे दूसरा पेन, ऐसा ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में रखना, ठीक है? तो आपको CH3 और हाइड्रोजन मिल जाएगा, ठीक है ना? इसको अगर हम इमेजिन कर पा रहे हो तो होनी चाहिए, इतनी इमेजिनेशन पावर हमारी डेवलप की जाती है, इसलिए हमें बेसिक से जो 11th-12th होता है वो हमारा बेसिक होता है। अब बेसिक वो अभी यहाँ पे भी मैं वो चीज़ें करा सकता हूँ, लेकिन फेस टू फेस जो इंटरेक्शन है वो बेटर, वो दिखना चाहिए, ठीक है ना? वो नहीं हो पाएगी चीज़ें ऑनलाइन में, ठीक? फिर भी चलो मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा है। The three-dimensional structure of a molecule can be written by using the following step। तीन मतलब कुछ स्टेप्स हैं, तो उनको यूज करके हम क्या करेंगे? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? Write a carbon atom at the intersection of the horizontal and vertical line। horizontal और vertical line जब intersect करती है, horizontal lines और vertical lines जब intersect करती है, तो बीच में हम जो intersection point of intersection होता है वहाँ पे एक कार्बन होता है। कार्बन को दर्शाया जाता है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। वहाँ आप कार्बन लिखो ना लिखो तो बात बराबर ही है। यहाँ पे कार्बन नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे लेकिन एक कार्बन है ना, हमें पता है, ठीक है ना?
इन फिजिबल एज शोन बिलो, यहाँ पे कार्बन दिखा दोगे जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट कर दी है। सिंस द वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट द बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जो वर्टिकल लाइंस है ये वो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है जो हमारे से दूर जा रही है, तो हम उसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, डॉट डॉट करके कि हमसे ये दूर जा रही है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी तरफ आ रही है, तो हम इसको वेज बॉन्ड बना के दिखाएंगे, ये हमारी तरफ आ रही है आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, this can be translated into the perspective formula by uh, viewing the molecule in such a way that the two substituents, say that CH3 and Br, CH3 and Br parallel to the plane of the paper. अगर मैं बोलूं CH3 अंदर की ओर जा रहा है, Br बाहर की ओर आ रहा है, तो CH3 Br को लेके एक आप प्लेन डिसाइड कर सकते हो। इसको तो बिल्कुल 3D में समझाना पड़ेगा, कैसे समझाऊं मैं? हाँ, पेन, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जरा समय देना। CH3 अंदर जा रहा है, ये भी, जरा समय दो मुझे। ठीक है, हम इसको इस प्लेन से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा बिल्कुल गजब चीज दिख रही है। ठीक है ना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अगर मैं, देखो अभी मैं बस आपको गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि आप आमने सामने हो नहीं तो मैं दिखा नहीं सकता मैं क्या कर रहा हूँ। आपको 4 पेन ले लेना है, ठीक है ना, आप 4 पेन ले लो, अगर कहीं पे है 4 पेन तो ले आओ, मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके 4 पेन का जुगाड़ कर लो। ठीक है, होगा, स्टूडेंट हो यार, पेन तो होगा आपके पास। ठीक है ना, अब क्या करो, 2 पेन लेके वी बनाओ, 2 पेन लो, मतलब कि वी बनाओ का मतलब दोनों पेन का दो एंड, एक एक एंड, दोनों पेन के एंड्स को आपस में ऐसे मिलाओ, और वी बनना चाहिए, वी वी समझते हो ना, वी फॉर वैन। ठीक है ना, अब बाकी जो 2 पेन है उनसे भी वी बनाओ, वी वी फॉर वैन। ठीक है ना, 2 वी बन गए आपके पास। अब एक वी को आप अपने ऐसे रखो कि दोनों ये जो वी है वो आपकी तरफ खुल रहा हो, वर्टिकली रखना है आपको, हॉरिजॉन्टली नहीं रखना है, वर्टिकली ऐसे रखो अपने सामने, मतलब अपने हाथ से पकड़ के रखना, ऐसे रखो कि ये आपको दिखने में लगेगा कि ये जो वी है वो आपकी तरफ, वी की जो ओपनिंग है वो आपकी तरफ होनी चाहिए, और जो वी है वो वर्टिकल प्लेन में होना चाहिए। ठीक है ना, वर्टिकल प्लेन में होना चाहिए। ठीक है ना, और दूसरा वाला वी को कुछ ऐसा रखो कि ये आपसे दूर जा रही है, ये आपसे दूर जा रही है, आपकी नजरों से बिल्कुल दूर है, अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रही है, मीन्स इसकी जो ओपनिंग है, दूसरे वाले वी की जो ओपनिंग है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, और क्या करना है आपको, दूसरे वाला जो वी है उसकी डायरेक्शन अपोजिट में, लेकिन उसका जो प्लेन है वो कैसा रहना चाहिए, हॉरिजॉन्टल, कैसा रहना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक सेकंड, 4 पेन पकड़ने में आपको भी दिक्कत हो रही होगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे ही बड़ी दिक्कत से 4 पेन पकड़ा हुआ हूँ अभी। ठीक है ना, अब आप लेट्स सपोज आपके आपके सामने जो 2 वी फेस कर रहे हैं, 2 आपके सामने जो वी है जो आपके टुवर्ड्स फेस कर रहा है, मान लो एक CH3 है, दूसरा वाला जो उसका 2 पेन लिया है ना, एक पेन CH3 है, दूसरा वाला H मान लो, दूसरा वी जो आपसे अवे फेस कर रहा है, तो मान लो एक ब्रोमीन है और एक क्लोरीन है। अब आप कुछ ऐसा करो, ठीक है ना, अब आप कुछ ऐसा करो कि ब्रोमीन और क्लोरीन को, सॉरी, ब्रोमीन और CH3 को एक प्लेन में देखने की कोशिश करो। ठीक है ना, जब आप ऐसा करोगे कि ब्रोमीन और CH3, सॉरी, ब्रोमीन और CH3, ब्रोमीन और CH3 को आप एक प्लेन में देखने की कोशिश करो। ऐसा ऐसा कैसे किया मैंने, एक चीज मैंने गलत बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। जो पहला वाला वी है ना, वापस से, जो एक जो वी आपने बनाया है, ठीक है, उसकी ओपनिंग को अपनी तरफ रखना, लेकिन उसको हॉरिजॉन्टल रखना, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल। और दूसरा जो वी आपने बनाया उसको वर्टिकल रखना, और अवे फ्रॉम यू। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप मान लो एक एक को ब्रोमीन मान लो, इधर वाले को, लेफ्ट वाले को ब्रोमीन मान लो, राइट वाले को क्लोरीन, ऊपर पीछे की तरफ जो आपसे जा रहा है, पीछे की ओर जो वी जा रहा है उसका ऊपर वाला मान लो CH3, नीचे वाला हाइड्रोजन। अब जो CH3 और ब्रोमीन है
उसको अगर आप एक प्लेन में देखने की कोशिश करोगे ना, CH3 और ब्रोमीन को जब आप एक प्लेन में देखने की कोशिश करोगे, तो आपको दिखाई पड़ेगा। एक सेकंड में पेन को पकड़ लूँ सही से, ठीक है? जब आप इसको एक प्लेन में देखने की कोशिश करोगे, तो आपको दिखेगा कि जो आपके पास हाइड्रोजन है, जो आपके पास हाइड्रोजन है और जो क्लोरीन है, वो आपके पीछे मतलब कि इसको एक प्लेन में लोगे तो हाइड्रोजन और वो प्लेन ऑफ पेपर में रख दो नहीं तो, ठीक है ना? इन दोनों को CH3 और ब्रोमीन को पेपर के प्लेन में रखो, तो आपको दिखाई देगा कि क्लोरीन जो है वो बाहर निकल रहा है, क्लोरीन जो है वो बाहर निकल रहा है और जो हाइड्रोजन है वो अंदर जा रहा है, ठीक है ना? ये आपको दिखाई देगा। वैसे तो मैं ऐसे दिखा नहीं सकता एक्चुअली, मैं कैमरा वैमरा कैसे यूज़ करूँ, क्या यूज़ करूँ मैं? ठीक है ना? हालाँकि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ना, अगर आप वो कर लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़, बहुत सिंपल है, ठीक है ना? हालाँकि ये पेन-वेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपने अच्छे से चैप्टर को ढंग ढंग से जब पढ़ा ना, जब मॉलिक्यूल को आप पढ़ते हो ना यार, इमेजिन किया करो कि कैसा दिख रहा होगा, कि जैसे कि अगर मान लो मैंने बोल दिया एप्पल, तो अगर आप आँख बंद करके एक रेड रेड एप्पल अच्छा सा, उसमें एक लीफ लगी हुई ऊपर से थोड़ी-सी, ठीक है? थोड़ी वो जो रहती है उसमें, क्या बोलते हैं, जो भी थोड़ी-सी नोक लगी रहती है टहनी की, उसमें एक लीफ लगी हुई है, ऐसा कुछ इमेजिनेशन कर पा रहे हो ना, तो ठीक है। तो यही करना है हमें। वो इतना अभी जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हमें इमेजिनेशन करनी पड़ती है। हर रियल लाइफ में कुछ चीज़ें ला के दिखा दूँ, ऐसे करके, ऐसे ज़्यादातर पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है ना? हो सके तो मैं कोशिश करूँगा कि बॉल एंड स्टिक मॉडल आती है, वो अगर मैं कहीं से कर पाऊँ। वैसे भी वो भी बहुत महँगा है, मैंने ऑनलाइन चेक किया था। अ, 2500 टू 3000 का है लगभग इतने का। इतना का तो मेरा माइक नहीं है। इससे अच्छा मैं एक माइक ना ले लूँ अच्छा सा। ठीक है, कोई बात नहीं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। This can be translated into the perspective formula by viewing the molecule in such a way that two substituents like CH3 or bromine, let's say CH3 and bromine, parallel to the plane of the paper. In such a situation, hydrogen appears behind the plane of the paper and the chlorine will appear projected out from the plane of the paper. ठीक है ना, लीडिंग टू दी परस्पेक्टिव ड्राइंग ऑफ दिस मोलिक्यूल। अगर उसी हिसाब से देखोगे तो मोलिक्यूल ऐसा दिखेगा, ठीक है ना? डिपेंड करता है, अगर आप मान लो सामने से देख रहे हो, तो आपको दिखाई देगा कि ब्रोमीन और क्लोरीन बाहर की ओर आ रहा है, CH3 और हाइड्रोजन अंदर की ओर जा रहा है। लेकिन आप अंदर की ओर चले गए और आपने CH3 और हाइड्रोजन की तरफ से देख रहे हो, ठीक है ना? आप कुछ ऐसे तरीके से देख रहे हो कि CH3 आपको फेस कर रहा है, हाइड्रोजन आपको फेस कर रहा है, तो आपको कुछ अलग दिखाई देगा, ठीक है ना? डिपेंड करता है आप देख कैसे रहे हो, उसी हिसाब से हम ज्योमेट्री ये बनती है। ये जो हम बना रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि हम ऑब्जर्वर जो है वो मॉलिक्यूल को देख किस व्यू से रहा है, किस एंगल से वो देख रहा है, किस साइड से वो देख रहा है, ये इन पे भी डिपेंड करती है। which leads to the following three-dimensional structure of the molecule. How to interconvert Fisher projection while maintaining the configuration? Fisher projection को हम इंटरकन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, उसी कॉन्फ़िगरेशन को बिना चेंज किए? लाइक अभी देखो आगे समझ में आएगा। Since there are many ways in which a molecules can be oriented, depending upon which two substituents are chosen to point towards the observer. Hence, several different feature projection can be written for the same molecule. आप देख किधर से रहे हो? आप इधर से देख रहे हो, आप इधर से देख रहे हो, आप कौन से 2 एटम ऐसे हैं जो आपकी तरफ फेस कर रहे हैं देखते समय? तो उस पे भी डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शन बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शंस बना सकते हो, ठीक है? Hence, several different feature projection can be written for the same molecule. सेम ही मॉलिक्यूल रहेंगी, ठीक है ना? क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना? वो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आप मॉलिक्यूल को देखने का तरीका आपका, देखो एक मॉलिक्यूल है, उसका कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं चेंज कर रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, कभी हम सामने से देख रहे हैं उसी मॉलिक्यूल को, कभी पीछे से जाके देख रहे हैं, कभी इस साइड से देख रहे हैं, कभी उस साइड से देख रहे हैं, कभी ऊपर से देख रहे हैं, कभी नीचे से। देखने का तरीका, आप जिस हिसाब से देखोगे ना, आप जिस एंगल से देखोगे, आप जिस पर्सपेक्टिव से देखोगे उसको, आप वैसा ही फिशर प्रोजेक्शन बना पाओगे ना। आप कुछ ऐसे देख रहे हो कि भाई हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, ब्रोमीन बाहर निकल रहा है, तो आपको डैश लाइन यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आपने कुछ इस तरीके से देखा कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन आपके तरफ नहीं है, बल्कि वो आपसे अपोजिट है, तो फिशर प्रोजेक्शन अलग बन जाएगा, ठीक है ना? हालाँकि वो सारे जो फिशर फिशर प्रोजेक्शन बनेंगे, वो किसी एक ही मॉलिक्यूल के होंगे, ठीक है ना?
सिंपल सी बातें हैं। हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर रहे, हम देखने का तरीका बदल रहे हैं अपना बस। उसके हिसाब से जो फीचर प्रोजेक्शन है, वो बनता है। ठीक है ना? नाउ लेट्स व्यू द मॉलिक्यूल इन सच अ वे दैट सब्स्टिट्यूएंट CH3 और हाइड्रोजन जो है, वो ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स रहे। CH3 और हाइड्रोजन ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स रहे। thus the substituent will appear as shown below। ये दोनों आपकी तरफ है, हाइड्रोजन और CH3। बाकी क्या दिखाई देगा? ये जो OH है और ये जो C2H5 है, वो आपसे दूर, आपसे अवे, ठीक है ना? अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, और ये प्लेन ऑफ पेपर में ही है, ठीक है? यार एक क्रॉस इमेजिन कर पाते हो? क्रॉस, बिल्कुल एक क्रॉस बना लो। अब क्रॉस वाली इधर की जो दो डंडी है ना क्रॉस की, उसको 90 डिग्री से रोटेट कर दो, ऐसा ही कुछ, ठीक है? फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, इसका फीचर प्रोजेक्शन क्या बन सकता है? CH3 H आपकी तरफ है, तो इसको आप क्या नाम है, वर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाओगे। OH और C2H5 आपसे आगे है, तो उसको आप वर्टिकल लाइन से दर्शाओगे, ठीक है? सिंपल है। Which is another Fisher projection formula for the same molecule as shown in figure 11.1a। कहाँ गया 11.1a? ये रहा, ये रहा। नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, ये रहा 11.1a। ये हमने कैसे बनाया था? CH3 C2H5 इधर, और H ऊपर, OH नीचे। अब इसका जस्ट उल्टा बना है। अब H और OH हमारे इसमें आ गए हॉरिजॉन्टल में। एक सेकंड, हॉरिजॉन्टल में नहीं आया, मतलब कि उसी का अलग वे में, मतलब देखने का तरीका उसका और थोड़ा अलग है, ठीक है ना? इस मॉलिक्यूल को हमने इस तरीके से देखा है। अगर ऐसे देखोगे कि ऐसा देखोगे अगर आप, जैसे कुछ ऐसे देखोगे कि H और OH आपके टुवर्ड्स फेस कर रहे हो, इस मॉलिक्यूल को ऐसे भी तो देख सकते हो ना कि H और OH आपकी तरफ फेस कर रहे हो, तो कैसे देखना पड़ेगा? ये H बाहर निकल रहा है ना, OH इसी प्लेन में, तो आपको किसी इस साइड से कहीं से देखना पड़ेगा, इस साइड से कहीं से देखना पड़ेगा। तो इस साइड से जब आप देखोगे तो दिखाई देगा OH आपकी तरफ है, H भी आपकी तरफ है, ठीक है? और CH3 और C2H5 आपको अवे दिखाई देगा, ठीक है ना? आपसे दूर। इधर किसी एंगल से आपको देखना पड़ेगा, इस तरफ किसी एंगल से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? बन सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बन सकते हैं। आप ऐसे देखो कि वो एच आपकी तरफ हो, आप ऐसे देखो कि ये दोनों आपकी तरफ हो, आप इस तरीके से देखो कि एच और CH3 आपकी तरफ हो, आप इस तरह से देखो कि OH और C2H5 आपकी तरफ हो, लेकिन आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि C2H5 और H आपकी तरफ हो। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देख सकते हो इस चीज को, और डिफरेंट डिफरेंट आपके पास बन के आएगा इसका फ्यूचर प्रोजेक्शन, ठीक है ना? ये डिपेंड करता है कि देखने का तरीका कैसा है हमारा। For this orientation of the molecule, the Fisher projection formula can be written as this, which is another Fisher projection for the same molecule as shown in figure 11.1a, because various Fisher projections are possible for a given molecule। एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए हम बहुत सारे फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हैं। क्यों बनते हैं बहुत सारे फिशर प्रोजेक्शन किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए? क्योंकि हमारा देखने का ऑब्जर्वर का पोजीशन क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना? You should have a clear understanding of writing different correct Fisher projection of a given formula without going back or forth to the three dimensional model। ठीक है ना? आपको सही से ड्रॉ करना आना चाहिए, कहीं इधर उधर गलती ना कर दो थ्री डायमेंशन में। Therefore, you should be able to write different Fisher projection for the same molecule from its given Fisher projection formula for this sorry, therefore you should be able to write a different Fisher projection for the same molecule from its given Fisher projection formula। आपको Fisher projection दे रखा रहेगा, तो आप उसका डिफरेंट डिफरेंट क्या बना सकते हो, 3D स्ट्रक्चर बना सकते हो, बता सकते हो, ठीक है ना? For this there are some rule for to be allowed to be followed। these rules are as given below। कुछ रूल्स है जो हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है? लाइक 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो क्या होगा, 90 डिग्री रोटेशन, ये सब चीजें देखनी पड़ती है हमें। ये सब हमने 11th में भी बात करते हैं हम, ठीक है ना? जब हम 11th में स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उधर भी हम इस चीज को बताते हैं। हालांकि एनसीईआरटी के लेवल का एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये आपको, क्योंकि हाँ बहुत सारे स्टूडेंट अलग से इसको पढ़ते हैं। देखो, rotation of given Fisher projection formula by 180 degree in the plane of the paper yield another Fisher projection of the same molecule। ठीक है ना? अगर आप इसको 180 डिग्री से घुमा दो तो आपको एक अलग Fisher projection मिलेगा। अब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल में कुछ अंतर नहीं है, दोनों मॉलिक्यूल सेम ही है, दोनों मॉलिक्यूल सेम ही है, ठीक है ना? बट फिशर प्रोजेक्शन में क्या हो गया, इस फिशर प्रोजेक्शन में ब्रोमीन नीचे इधर ऊपर है,
इधर फ्लोरीन ऊपर है, इधर फ्लोरीन नीचे है, इधर CH3 राइट में, इधर लेफ्ट में है। तो 180 डिग्री से रोटेट करने पे किसी भी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को 180 डिग्री से आप जब आप 180 डिग्री से रोटेट करोगे सेम प्लेन में, प्लेन ऑफ द पेपर के ही प्लेन में उसको रोटेट करो। रोटेट रोटेट करने का भी तरीका बहुत तरीके से आप रोटेट कर सकते हो। एक पेन लो आपके पास अगर है तो कॉपी पे रखो, उसको कॉपी पे ही उसको बिल्कुल घिसे मतलब कि कॉपी पे ही उसको क्या बोलते हैं इस चीज को, घसीट के, यार जो भी बोलोगे कॉपी पे उसको ऐसे घुमाओ, उठाना नहीं है कॉपी से उसको उठाना नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, कॉपी से कांटेक्ट बनाए रखो और उसको घुमाओ। एक तो रोटेशन ये हो गया। एक रोटेशन कैसा, इसको ऐसे वाई वाई एक्स वाई क्या बोल सकते हैं इस प्लेन को, इस प्लेन को बोलेंगे एक्स जेड, ठीक है ना। इसको एक्स जेड प्लेन में ऐसे करके घुमाओ, ठीक है ना, ऐसे करके घुमा सकते हो। घुमाने का तरीका बहुत होता है कि आप इसको एक्स और एक्स और जेड प्लेन सॉरी वाई जेड प्लेन में घुमा सकते हो, एक्स जेड प्लेन में घुमा सकते हो, समझ रहे हो। तो रोटेट करने का तरीका भी बहुत सारा हो सकता है। अभी हम क्या करें, इसको पेपर के प्लेन में ही ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो 180 डिग्री से घुमाने पे आपको अनदर फिशर प्रोजेक्शन मिल जाएगा, जो कि सेम ही मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल में कुछ अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है, ठीक है। In other words, rotation of Fisher projection in the plane of the paper by 180 degree does not alter the configuration, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज होती रोटेशन के कारण, तो ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल अलग अलग मॉलिक्यूल होता। फिलहाल अभी ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, तो हम बोल सकते हैं भाई, अगर पेपर के प्लेन ऑफ द पेपर में अगर किसी मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से घुमा दिया जाए, ठीक है ना, तो उसका फिशर प्रोजेक्शन उसको एक अलग फिशर प्रोजेक्शन बनता है, जो कि सेम मॉलिक्यूल का रहता है, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, रोटेशन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इन द प्लेन ऑफ द पेपर बाय 90 डिग्री। आप 90 डिग्री से रोटेट करो, ठीक है ना। देखो ये वाला फॉर्मूला, देखो ये वाला, देखो इसको अगर मैं 90 डिग्री से रोटेट करूंगा तो फ्लोरीन ऊपर आ जाएगा, फ्लोरीन नीचे आ जाएगा, ब्रोमीन इधर आ जाएगा, आयोडीन इधर आ जाएगा, जो कि ऐसा आपको देखने को मिला भी, ठीक है ना। इन द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इस ऐसे करने पे आपको एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला मिलेगा दूसरा, ठीक है ना। Superposition formula of its enantiomer. It means that such a rotation leads to the change in configuration at the chiral center. ऐसा करने पे क्या होता है, आपको अब आपको जो मिला है नया फिशर प्रोजेक्शन, वो एक अलग मॉलिक्यूल का है, ठीक है ना। वो किस मॉलिक्यूल का है, वो अब ये जो फिशर प्रोजेक्शन है, देखो ध्यान से सुनो, ये फिशर प्रोजेक्शन है इस मॉलिक्यूल का, ध्यान से सुनना ध्यान से मेरी बात को बस। ये फिशर प्रोजेक्शन है इस मॉलिक्यूल का, इसको रोटेट करने पे फिशर प्रोजेक्शन बना इसका, फिशर प्रोजेक्शन बना ये, ठीक है, सॉरी। इसको जब हमने रोटेट किया 90 डिग्री से प्लेन ऑफ पेपर के में ही, तो हमें नया फिशर प्रोजेक्शन मिला ये। अब ये जो फिशर प्रोजेक्शन है ना, ये इस मॉलिक्यूल का है, ये इस मॉलिक्यूल का है, इस मॉलिक्यूल का, इस मॉलिक्यूल का नहीं, इस मॉलिक्यूल का। और इस मॉलिक्यूल में क्या रिलेशन है, दोनों आपस में एक दूसरे के इनैंसियोमर है ना, दिख रहा है ना। ये दोनों आपस में क्या है, इनैंसियोमर, ठीक है, मिरर इमेज है ये दोनों एक दूसरे के। तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि भाई हमने जब 90 डिग्री से मोड़ेंगे ना, तो आपका क्या चेंज हो जाएगा, आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है कायल सेंटर का, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। 90 डिग्री से रोटेशन करने पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, मींस ये मॉलिक्यूल और ये जो मॉलिक्यूल है, दोनों अलग-अलग है, और दोनों मॉलिक्यूल का आपस में रिलेशन क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इनैंसियोमर है। सिंपल बात है, ठीक है ना। 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगी, 180 से रोटेट करो कोई चेंज नहीं आएगी कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। Fisher projection formula may not be lifted out of the paper plane of the paper and turned over as shown below. इसको ऐसे नहीं मोड़, ऐसे फोल्ड, ऐसे इसमें ये मान लो ये प्रोजेक्शन दे रखा है आपके पास, इसको ऐसे रोटेट करा सकते हो, प्लेन ऑफ पेपर में ही रोटेट करा सकते हो ऐसे ऐसे। इसको ऐसे रोटेट नहीं करा सकते कि इसको हवा में उठा के ऐसे, फ्लोरीन को हवा में उठा के इधर कर दिया और आयरन को ऐसे घुमा के उधर कर दिया, और ब्रोमीन और क्लोरीन अपनी जगह बस घूम गए, कुछ कहीं तो जाएंगे नहीं। इसको ऐसा नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, क्लोरीन को अब हवा में उठा के ऐसे इधर ले आया गया है, ब्रोमीन नीचे से नीचे होकर के इधर आ जाएगा। समझ रहे हो ना ये चीज कैसे मैं बोल रहा हूँ, नहीं समझ रहे हो तो ऐसे करो, एक पेन लो, उसके ऊपर दूसरा पेन ऐसे रखो कि प्लस का साइन बने, ठीक है ना। अब ऐसे रोटेट करो, पेपर के प्लेन में ऐसे गोल गोल रोटेट नहीं करना है, पेपर से फ्रिक्शन करते हुए रोटेट नहीं कराना है, ऐसे रोटेट कराओ कि पहला वाला एक जो पेन है वो पेपर के नीचे जाना चाहे, और दूसरा वाला
पेन, सॉरी, एक पॉइंट है जो आपने वर्टिकली रखा है, हॉरिजॉन्टल वाले पेन को देख लो। जो पेन हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, वो ऐसा करना चाह रहा है कि वो उसका एक एंड पेपर के अंदर जाना चाह रहा है और उसका दूसरा एंड पेपर से ऊपर उठना चाह रहा है। और जब इसको पूरा रोटेट करा दोगे, पूरा जब रोटेट करा दोगे तो क्या होगा, दोनों एंड एक दूसरे के अपोजिट साइड आ जाएंगे। ठीक है ना, एक एंड जिस तरफ था वो बिल्कुल दूसरी तरफ चला जाएगा, ऐसा कुछ। यहाँ पे रोटेशन कैसा हुआ है, यहाँ से हमने क्लोरीन को पकड़ के ऐसे घुमा के इधर कर दिया, ब्रोमीन को घुमा के ऐसे कर दिया, फ्लोरीन और आयोडीन तो अपनी जगह पे बस एक बार रोटेट कर जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो अपनी जगह। तो ये रोटेशन पॉसिबल नहीं है। जब आप रोटेट करा रहे हो ना, तो जो मॉलिक्यूल है वो प्लेन ऑफ द पेपर से लिफ्ट लिफ्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि प्लेन पेपर के प्लेन से उठना नहीं चाहिए, ऐसा रोटेशन नहीं होना है, ठीक है? नहीं करते हम। Thus, turnover leads to the future projection formula of the enantiomer। अगर ऐसा कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको एक ये मिल रहा है, हाँ, ये वाला फॉर्मूला मिल रहा है, जो कि एक दूसरे का आपस में, दोनों में आपस में रिलेशन देख रहे हो क्या है, दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर। ठीक है ना, तो आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं लाना है, ठीक है ना, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं लाना है, तो याद रखना 90 डिग्री से रोटेट मत कराना, और आप पेपर प्लेन पेपर से उसको लिफ्ट करा के रोटेट करने की कोशिश मत करना। नहीं तो जो बनेगा लिफ्ट कराने पे, जो बनेगा नया प्रेसिंग फॉर्मूला, वो क्या रहेगा, एक दूसरे वो इनएंशियोमर हो जाएगा पहले वाले का। ठीक है ना, मेन चीज दूसरा ये सेम मॉलिक्यूल नहीं है, दोनों सेम मॉलिक्यूल नहीं है। हमने बोला भाई आपको ये दे दिया, बोला भाई इसकी और कैसे लिख सकते हो इस चीज को, लिख के दिखाओ, तो आपने लिख दिया ये। नहीं भाई, ये अलग है, ये अलग है, ये चीज नहीं है। ठीक है ना, thus turnover leads to the future projection formula of the enantiomer। Thus this operation on the future projection changes the configuration at the chiral center। ये दोनों तरीके से सेकंड और थर्ड पॉइंट देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जा रहा है। ठीक है, कंप्लीट करते हैं इसको। इंटरचेंज ऑफ interchange of two pair of substituent leading to another Fisher projection of the same isomer. Hence, no change in configuration is observed by this operation. Let us understand this by following example. If we have a molecule represented by the following Fisher formula, ये दिख रखा है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, पहला वाला, ठीक है ना, ये पहला वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, और पहला वाला और तीसरा वाला स्ट्रक्चर देखो। ठीक है ना, पहले वाले में हमने क्या किया, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन को इंटरचेंज किया, तो हमारे पास मिला ये सेकंड वाला। ठीक है ना, पोजीशन चेंज करने पे हमें मिला ये। अब सेकंड वाले में हमने क्या किया, इस ग्रुप का पोजीशन को चेंज कर दिया, इसको इधर, इसको इधर, देन हमें मिला ये चीज। ठीक है ना, अब देखो तीसरे वाले को और पहले वाले को देखो, अगर तीसरे वाले को मैं 180 डिग्री से रोटेट कर दूं तो क्या हो जाएगा, सी एच ओ ऊपर आ जाएगा, सी एच टू ओ एच नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ओ एच इस साइड आ जाएगा और एच इस साइड आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, अगर इसको आप 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हो पेपर के प्लेन में, ठीक है ना, तो ये क्या ऐसा नहीं एक जैसा नहीं बन जाएगा, एक नंबर जैसा। इसको जब आप 180 डिग्री से रोटेट कराओगे ना, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, चेक करो। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है 180 डिग्री पे रोटेट कराया इसको, तो ये बना। और ये जो स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर नंबर 1 बिल्कुल क्या है, सेम है, विच इज नथिंग बट द सेम आइसोमर वी स्टार्टेड विद। हम स्टार्ट किए थे यहाँ से, घूम फिर के आ गए यहीं पे। तो बात क्या रहती है, अगर आप ग्रुप्स की पोजीशन चेंज करते हो, ठीक है ना, यहाँ पे देखो 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो आपने ग्रुप नंबर 1 मतलब इस ग्रुप को इससे चेंज कर दिया, ठीक है, और इस ग्रुप को इससे चेंज कर दिया, बस खत्म। ये जब आपने इंटरचेंज किया ना ग्रुप्स को, तो ये वापस से यही बन जाएगा, लेकिन आपने 2 बार चेंज किया ग्रुप्स की पोजीशन को, एक बार इन दोनों के बीच में, एक बार इन दोनों के बीच में। अगर सिर्फ एक ही बार करते तो नहीं होता, तब दोनों चीज अलग अलग है। 1 नंबर को देखो, स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2, ये दोनों अलग अलग चीज है। स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2, ये दोनों अलग अलग चीज है। बट स्ट्रक्चर नंबर 3 को कंपेयर करो स्ट्रक्चर नंबर 1 से, तो ये दोनों
सेम चीज है। स्ट्रक्चर को 3 को कंपेयर करो स्ट्रक्चर 2 से, तो ये दोनों अलग अलग है। 2 और 3 अलग अलग है, 1 और 2 अलग अलग है, बट 1 और 3 सेम है। Which is not, in the given section you will learn about the specification of the configuration at the given carrel center. Before that please check out जो भी है, ऐसे क्यों चेक कर लेना, ठीक है ना, ये ऐसे क्यों आप बना लेना, इजी है, ठीक है।